नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु की राजनीति में गर्मी आ रही है। राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और राजनीतिक गर्मी बढ़ने की जब बात होती है तमिलनाडु की राजनीति की, अक्सर ये समझा जाता है, ये मान कर चला जाता है कि DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK, इन दोनों के बीच में संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहा है। लेकिन ये पहली बार द्रविड़ राजनीति में 1967 के बाद ऐसा हो रहा है कि AIADMK और DMK आमने सामने नहीं है। ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इसको आप चुनाव नतीजों से जोड़कर मत देखिए। अभी तमिलनाडु की राजनीति में जो गर्मी है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की गतिविधियों से है। उन्होंने पूरी तरह से पूरी पार्टी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पूरी पार्टी में एक नई संजीवनी जो है वो संजीवनी बूटी दे दी है, एक नए जीवन का संचार कर दिया है। उसका नतीजा ये है कि जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, देखिए आप जिसको सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं अपना, और सबसे ज़्यादा हमले उसी पर करते हैं। तो तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों में 19 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू मुन्नानी और दूसरे हिंदू संगठनों के लोगों के घरों पर, दफ्तरों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। और राज्य सरकार, पुलिस कह रही कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन कोई हो नहीं रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनका बयान सुनेंगे तो और आश्चर्य होगा आप। उनका कहना है कि दोनों जो है वो नेगेटिव लोग हैं, दोनों ही जो है सांप्रदायिक लोग हैं, इसलिए इनके बारे में बात करने की, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का माहौल तमिलनाडु में है। तो के अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये 19 घटनाएं जो हैं इनको लेकर केंद्र सरकार को राज्य सरकार से बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उनके इस पत्र के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने RSS के कई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई है। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है। इन मुद्दों को लेकर, ये 19 जो पेट्रोल बम के हमले हैं, इन सब को लेकर अन्नामलाई ने पिछले दिनों 26 सितंबर को एक प्रदर्शन, एक रैली निकाली। और तमिलनाडु के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकली थी। इससे लग रहा है कि परसेप्शन बैटल जो है वो अन्नामलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु में नए सिरे से काम कर रही है, मतलब जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके लिए कमेटी बनाई जा रही है और केंद्रीय योजनाओं को कितना लागू किया गया है, कितना नहीं लागू किया गया है, जो बेनिफिशियरी हैं उनकी सूची क्या है, उन तक पहुंचने की, पार्टी को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और राज्य में पूरे देश के स्तर पर हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। PFI के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसका भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी, RSS और हिंदू संगठनों पर हो रहा है। इसके अलावा DMK के प्रमुख नेता A राजा, जो टेलीकॉम घोटाले में आरोपी हैं, 2G स्कैम के घोटाले के कारण जिनका नाम ज़्यादा जाना जाता है तमिलनाडु में अपने जनाधार के लिए कम, उन A राजा ने एक बयान पिछले दिनों दिया जिसके आधार पर निश्चित रूप से उनको अब तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। उन्होंने हिंदुओं के बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दलितों के लिए बहुत घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। और आश्चर्य ये है कि इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कुछ बोला नहीं है। और इतने तक ही नहीं रुके ये राजा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को स्वायत्तता दे, यानी ऑटोनॉमी दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने राजनीतिक गुरु पेरियार के कदमों पर चलेंगे और अलग तमिलनाडु देश की मांग करेंगे। हम अलगाववाद के रास्ते पर जा रहे हैं, हमको उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर न किया जाए। ये राजा का इस तरह का बयान आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। AIADMK के खिलाफ इतनी लड़ाई हुई DMK की, आपने इस तरह का बयान कभी नहीं सुना होगा। क्यों ये बोल रहे हैं राजा? उसके पीछे का मकसद क्या है, उसके पीछे का इरादा क्या है? ये उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये है कि DMK को लग रहा है कि BJP का जनाधार तमिलनाडु में बढ़ रहा है। और तमिलनाडु में आधार बढ़ रहा है, मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ। स्पीक मीडिया का एक सर्वे आया है सामने,
जिसमें 44% लोगों का ये मानना है कि 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। अब ये बात सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा और ये लगेगा कि जो है भारतीय जनता पार्टी का इतना वोट कहाँ से आ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 44% लोगों के मन में ये सद्भावना है। ये 44% में से कितने लोग पार्टी को वोट करेंगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से इस पार्टी की पहुंच, इस पार्टी का जो परसेप्शन है वो लोगों तक पहुंच गया है। इस पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पहुंच गए, इस पार्टी के नेता पहुंच गए हैं। किसी भी राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूं। एक है संगठन और दूसरा है राज्य का नेतृत्व। अगर राज्य का नेतृत्व जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो प्रभावशाली हो, उसका जनाधार हो और उसका प्रभाव लोगों पर हो, उसकी छवि अच्छी हो, तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। और दूसरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमिलनाडु में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है। संघ और उसके अनुषंगिक संगठन भी इसमें मदद कर रहे हैं। लेकिन के अन्नामलाई के रूप में उन्हें एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिला है जो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण के किसी राज्य में बीएस येदियुरप्पा के अलावा कोई मिला। और के अन्नामलाई में एक जो खास बात है वो ये है कि युवा है। इंडियन पुलिस सर्विस में थे, कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे, वहाँ से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। युवाओं का बड़ा वर्ग तमिलनाडु में के अन्नामलाई से लगातार जुड़ रहा है। ये संकेत डीएमके को समझ में आ रहा है। दूसरी डीएमके की परेशानी ये है कि उसके कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनकी जांच चल रही है उनके खिलाफ। उनको डर लग रहा है कि उनके मंत्री जो है कुछ जेल जा सकते हैं। तो ऐसे में के अन्नामलाई के खिलाफ जो आप हमला देखिए, परसेप्शन जो बन रहा है बैटल परसेप्शन का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि के अन्नामलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसेप्शन का बैटल जीत रहे हैं। इलेक्शन बैटल जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो चुनाव जब आएंगे, नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कारिक प्रदर्शन करने जा रही है 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंस थी, उसमें गुणात्मक अंतर आएगा, कई गुना बेहतर प्रदर्शन होगा, ये दिखाई दे रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि डीएमके के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए। इसके लिए वो अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहली कोशिश हो रही है कि एआईएडीएमके के, अन्ना द्रमुक के जो अलग अलग फैक्शंस हैं, ओपीएस, ईपीएस, शशिकला, इन सब को जोड़ने की बात की जा रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार बातचीत कर रहा है, संपर्क में है कि अगर सब मिलेंगे नहीं तो ये लड़ाई सब हार जाएंगे अलग अलग लड़कर, इसलिए मिलना ज़रूरी है। तो एआईएडीएमके के इन फैक्शंस को अगर जोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाती है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दलों जो स्थानीय रूप से कुछ जिलों में जिनका प्रभाव है उनको जोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो एनडीए का अगर ये स्वरूप उभर कर आता है 2024 में, तो आप मानकर चलिए डीएमके के लिए कड़ी चुनौती होगी। डीएमके के लिए जैसा 2019 में केक वॉक था, एक तरफा जीत थी, उस तरह की जीत नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा 2024 आते आते एमके स्टालिन की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी भी काम करने लगेगी। इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है और वो लगातार ख़राब होती जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर जिस तरह से कब्जे कराए जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म परिवर्तन का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये सब डीएमके और एमके स्टालिन के खिलाफ जा रहा है। और इसका कितना फ़ायदा एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर, अगर मिलते हैं, मिलकर उठा पाते हैं, इसी से तय होगा कि 2024 के इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि कम से कम दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसे नेता हैं के अन्नामलाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कुछ जोड़ने का, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। के अन्नामलाई की वजह से पार्टी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पहले लोकप्रिय नहीं थे तमिलनाडु में। देखिए, हर राज्य में 2014 के बाद से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अतिरिक्त वोट है। जो पार्टी को वोट मिलता है उसके अलावा प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलता है। लेकिन जब स्टेट लीडर जो है वो इस तरह का हो, इतना प्रोएक्टिव हो, तो वो उसमें जोड़ने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राज्य की पार्टी, उसका जो जनाधार होता है राज्य की पार्टी का और उसके नेता का, उसमें सेंट्रल लीडरशिप की जो शीर्ष नेतृत्व है वो आइसिंग ऑन द केक होता है, इंक्रीमेंटल जो है जो उसमें जोड़ लाता है। यानी कि अगर आप 80% हैं तो आपको 100% पर पहुंचा सकता है केंद्रीय नेतृत्व, अगर वो लोकप्रिय है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे में के अन्नामलाई के रूप में बीजेपी को एक बहुत ही योग्य नेता मिल गया है, जिसके कमिटमेंट पर, जिसके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी पर, जिसके आर्टिकुलेशन पर, मुद्दों को उठाने, उनको ज़मीन पर ले जाने, लगातार ज़मीन पर बने रहने, संघर्ष करने, स्ट्रीट फाइट, इन सब में अगर आप देखेंगे कि कोई स्टेट यूनिट इस समय भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो वो है तमिलनाडु की यूनिट। और उसका नतीजा जो है निश्चित रूप से 2024 में दिखाई देगा। और सीटों में कितना बदलेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वोट परसेंटेज में उसका असर आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा पीएफआई के खिलाफ जो देशव्यापी जो है एक्शन हुआ है, जिस तरह से रेड हुई है, गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी संपत्तियों की सूची बन रही है, उनको जब्त किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, इसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ना तय है। जिस तरह से पीएफआई के मुद्दे पर सारे विपक्षी दल या तो डिफेंसिव हैं या फिर जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, वहाँ अगर आपका रवैया डामाडोल हो, वहाँ आपके रवैये में अगर लोगों को विरोधाभास नज़र आए, अगर लगे कि यहाँ कन्फ्यूजन है, तो उसका नुकसान पार्टियों को होता है, जो विपक्ष को शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनको केवल एक चीज़ दिख रही है, मुस्लिम वोट। उनको लगता है कि पीएफआई का समर्थन करने का मतलब है, या उस मुद्दे पर चुप्पी साधने का मतलब है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सही धारणा भले ही हो, लेकिन इसका दूसरा नुकसान, जिसके बारे में विपक्ष क्यों नहीं सोच रहा है मुझे मालूम नहीं, और वो नुकसान है हिंदू मतों का। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के पक्ष में होगा अगर विपक्ष का यही रवैया रहा। अभी तक विपक्ष की उम्मीद इस पर टिकी है कि जो हिंदू भाजपा विरोधी हैं उनका वोट वो उन्हें मिलेगा, लेकिन इस तरह का रवैया ऐसे मतदाताओं को बीजेपी की ओर खींचेगा या उनको न्यूट्रलाइज करेगा। हो सकता है वो वोट देने न जाए, हो सकता है वो बीजेपी के समर्थन में आ जाएं। कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि पीएफआई का समर्थन करने वालों को हिंदू मतों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितना मिल रहा था उसमें कमी हो सकती है, इजाफा नहीं हो सकता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।